नमस्ते, सलाम। कालियादह महल हिस्ट्री की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने इस जगह की मिडीवल हिस्ट्री को 17वीं सेंचुरी तक कवर किया था। हमने देखा था कि इस महल को बनाने वाले सनकी और नशेड़ी सुल्तान का क्या हश्र हुआ था और यहाँ एक मुगल बादशाह आकर जंगलों में किससे मिलने जाता था। यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस पार्ट में हम वहां से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समय बीता और इंडिया में मुगल सल्तनत का सूरज डूबने लगा। ऐसे में मध्य भारत में लुटेरे पिंडारियों का आतंक बढ़ा। अब क्योंकि कालियादह महल के प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं था, ये पिंडारियों की नज़र में आ गया। उन्होंने लूटने के मकसद से इस पे हमला किया और ये तहस नहस हो गया। ये वो टाइम था जब देश एक पॉलिटिकल फ्लक्स से गुजर रहा था। कालियादह महल पर किसी की नज़र नहीं पड़ी और ये गुमनामी के अंधेरे में खो गया। भारत पर अब अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और कालियादह महल पर घने जंगलों का। उस समय एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुआ करते थे, सर जॉन मैल्कम। उनको मिडीवल फोर्ट्स और पैलेसेस ढूंढकर उन्हें स्टडी करने में बहुत मज़ा आता था। एक बार वो ऐसे ही एक मिशन पर जंगल में छिपे हुए इस महल तक पहुंचे तो देखते हैं कि उसमें एक बाघिन अपने बच्चों के साथ रह रही है। उनके सैनिकों ने बाघिन को वहां से भगाया। उन्होंने 1823 की अपनी बुक मेमोइर ऑफ सेंट्रल इंडिया में इस घटना को मेंशन किया है। उनके डिस्क्रिप्शन से ऐसा लगता है कि ये जगह कालियादह महल ही थी, जिस पानी में कभी नसीरुद्दीन सारा दिन मस्त होकर पड़ा रहता था, उसमें अब हाथ डुबोना भी खतरनाक हो गया था क्योंकि वहाँ मगरमच्छों ने अपना बसेरा कर लिया था। मशहूर ब्रिटिश राइटर E.M. फॉस्टर जब 1921 में अपनी नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया की रिसर्च के लिए यहाँ आए, तब भी महल के पीछे शिप्रा नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। ये बात ग्वालियर की स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन की है। यहाँ पर आपको बता दूं कि मराठा एम्पायर के दौरान 18वीं सेंचुरी में उज्जैन ग्वालियर के सिंधिया राज्य का हिस्सा था, इसलिए कालियादह महल सिंधिया घराने की प्रॉपर्टी बन चुका था, जो कि आज तक है। ग्वालियर के जय विलास पैलेस के आर्किटेक्ट सर माइकल फिलोस को इस वीराने कालियादह महल ने इतना फैसिनेट किया कि 1886 में इसका कुछ हद तक रेनोवेशन करवाकर वो यहाँ रहने के लिए ही आ गए, लेकिन उन्होंने यहाँ की वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया। कालियादह महल की मिडीवल कहानी यहाँ आकर खत्म होती है, लेकिन जैसा कि शुरू में हमने देखा था कि इस जगह की एक एंशिएंट हिस्ट्री भी है, तो देखते हैं इस कहानी का दूसरा पहलू जो कि प्राचीन है। सबसे पहले हम इसके नाम पर जाते हैं। कालियादह का मतलब है कालिया का कुंड, और ऐसा माना जाता है कि ये कालिया सांप के नाम पर रखा गया है, जिसका मेंशन भगवत पुराण में है। वैसे पुराण के हिसाब से कालिया सांप यमुना नदी में रहता था, लेकिन नाम अक्सर सिंबॉलिक होते हैं, तो इस जगह का नाम तो प्राचीन है। अब हम देखेंगे कि कैसे इन कुंडों का मेंशन स्कंद पुराण में है। तो चलते हैं 4th सेंचुरी BC में, यानी कि आज से 2500 साल पहले, जब उज्जैन का गोल्डन पीरियड चल रहा था। उज्जैन इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर था। उस जमाने में इसका नाम था अवंतिका, और ये अशोका द ग्रेट के मौर्यन एम्पायर में प्रोविंशियल कैपिटल था। उसके बाद ये गुप्ता डायनेस्टी का प्रमुख शहर बना। तो स्कंद पुराण जो 9th सेंचुरी BC से लिखा जा रहा था, उसमें गुप्ता एम्पायर के दौरान अवंत्य खंड जोड़ा गया। अवंत्य यानी उज्जैन, और अवंत्य खंड के अवंती महात्म्य चैप्टर में सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड का जिक्र है, जो कि कालियादह महल के कुंडों की लोकेशन से मैच करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सूर्य नारायण का मंदिर भी था। ये वही समय है जब महाकवि कालिदास यहाँ शिप्रा किनारे घूमते हुए मेघदूत की रचना कर रहे थे। पत्थरों पर ये कार्विंग्स भी यहाँ की एंशिएंट हिस्ट्री को सपोर्ट करती है। और ये सूर्य कुंड है, ऐसे यहाँ 52 कुंड बने हुए हैं। 52 कुंड 52 भैरव के,
52 कुंड, 52 भैरव के 9 ग्रह के 9 कुंड, श्रेष्ठ मातृका के 16 कुंड, ब्रह्म देवता के 12 कुंड, पंचपाल देवता के 5 कुंड, ये श्रेष्ठ मातृका के 16 कुंड और 2 ये 52 भैरव और भीलट सिलट के, ऐसे 52 ही कुंड बने हुए अनादिकाल से। तो ऐसा लगता है कि नसीरुद्दीन ने एग्जिस्टिंग सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड को मॉडिफाई करके 52 कुंड बनवाए थे। बारिश खत्म होने के कुछ महीनों बाद जब नदी सूख जाती है तो ये कुंड क्लियरली दिखने लग जाते हैं। लेकिन एक चीज जो अभी तक क्लियर नहीं हुई वो ये कि सूर्य मंदिर का क्या हुआ। सूर्य कुंड का तो बोर्ड भी यहाँ लगा दिया गया है, लेकिन क्या मंदिर के लिए भी कुछ किया गया है? तो चलकर देखते हैं महल के अंदर, जहाँ हम अभी तक नहीं गए हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं आदिदेव प्रसीद मम भास्करम् दिवाकर नमस्तुभ्यं जी हाँ, कालियादह महल आज मेनली एक सूर्य मंदिर के तौर पर जाना जाता है। यहाँ दूर दूर से साधु सन्यासी आकर कुछ दिन अपना डेरा जमाते हैं और भक्तगण उनसे मिलने आते हैं। भास्कराय धीमहि ओम सूर्याय नमः। तो ये सूर्य मंदिर आखिर बनवाया किसने? क्या सर माइकल फिलोस के बाद भी यहाँ कोई रहने आया था? हाँ, एक मॉडर्न रॉयल शख्सियत। लेकिन उनकी बात करने से पहले हम यहाँ हर साल होने वाले एक बहुत ही अजीब और डरावने इवेंट के बारे में जानेंगे। अब क्योंकि यहाँ की एंशिएंट हिस्ट्री ही वाइडली एक्सेप्टेड है, यहाँ सूर्य मंदिर के अलावा और भी छोटे बड़े कई मंदिर हैं और कई प्रकार के रिचुअल्स, पूजा और स्नान होते हैं। लेकिन एक खास स्नान होता है हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में, जो कि चैत्र का महीना है। ये मार्च में आता है। जब चांद का कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है तो हजारों लोग अमावस्या का इंतजार करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके किसी फैमिली मेंबर को किसी आत्मा ने अपने वश में किया हुआ है, जो घूमती है डाकन चुड़ैलन, भूत प्रेत बाधा का होता है। और अमावस्या के दिन यहाँ भीड़ लग जाती है पूजा और स्नान के लिए, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन यहाँ डुबकी लगाने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। यानी आपके शरीर पर यदि किसी भूत का साया है तो वो चला जाएगा। इसलिए इस दिन को भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। तो ये कुंड सदियों से ब्रह्म स्नान की डुबकियों से लेकर नसीरुद्दीन की आत्मघाती डुबकियों से लेकर भूतड़ी अमावस्या की प्रेत निवारक डुबकियों के लिए जगह बनाते रहे हैं। अब देखा जाए इस कहानी के आखिरी चैप्टर को। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1886 में ग्वालियर प्रिंसली स्टेट की गद्दी पर बैठे महाराजा सर माधोराव सिंधिया, ब्रिटिश राज उनको एक प्रोग्रेसिव प्रिंस मानता था और उन्हें GCBO और GBE जैसे ऊंचे टाइटल से सम्मानित किया था। उनको बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर का इतना शौक था कि उन्होंने 1894 में आयरलैंड में बन रहे चर्च ऑफ असेंशन की भी फंडिंग की थी। उज्जैन सिंधिया राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट शहर था, तो ग्वालियर के राजा का एक महल उज्जैन में भी होता था। महाराज माधवराव के लिए भी उज्जैन में कोठी पैलेस का निर्माण करवाया गया था। लेकिन राजे रजवाड़े अपने महलों को लेकर वैसे ही चूजी होते हैं जैसे हम अपने कपड़ों को लेकर होते हैं। उनके टीनेज में जब कोठी पैलेस का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो उनको यहाँ के सुपरवाइजर से चिढ़ हो गई थी। गद्दी पर बैठने के बाद उनको वही चिढ़ कोठी पैलेस से भी हो गई और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने उज्जैन में अपने लिए दूसरा महल बनाने की ठान ली। वीराने और मिस्टीरियस कालियादह महल पर उनकी नजर पड़ी। उस समय इसमें 4 मीनार भी थे, इसलिए सिंधिया राज घराने में इसे गुलाबी ताजमहल कहा जाता था। महाराज को कालियादह महल में ज़ानाडू की झलक दिखी। ये सैमुअल टेलर कॉलरिज की कविता कुबला खान का फैंटेसी महल था। जैसे ज़ानाडू एक काल्पनिक पवित्र नदी एल्फ के किनारे था, वैसे कालियादह महल एक वास्तविक पवित्र नदी शिप्रा के किनारे था। बस अब वो यहीं रहना चाहते थे। तो 1920 में उन्होंने इसके रिनोवेशन की जिम्मेदारी सौंपी सिंधिया राज के प्रमुख सरदार चंद्रोजी राव आंग्रे को। बड़े आंग्रे साहब ने तुरंत बॉम्बे से एक आर्किटेक्ट को बुलवाया और इस काम के सुपरविजन में जुट गए। सबसे पहले तो उन्होंने इसके 4 मीनार को हटवाया, फिर यहाँ के मुगल गार्डन्स को रिस्टोर करवाया और पूल साइड पवेलियंस बनवाए।
पुराने डैम और वाटर फ्लो स्ट्रक्चर में भी चेंजेस करवाए गए। महल में अंडरग्राउंड चेम्बर्स और शाही रसोई घर बनवाया गया। महल के बगल में उन्होंने बहुत बड़ा सफ़ेद कॉलोनियल बंगला बनवाया जो शाही मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस था। बंगलों के पीछे 50 नौकरों के रहने के लिए कमरे बनवाए। महाराज सिंधिया का ज़ानाडू तैयार हो चुका था, लेकिन वो इसका आनंद ज़्यादा समय तक नहीं ले सके। 1925 में उनकी मृत्यु हो गई और ख़त्म हो गई यहाँ की रंगीनियाँ। लेकिन सिंधिया परिवार के मेहमान इस शाही गेस्ट हाउस में आकर ठहरते रहे। तो महाराज माधवराव की मृत्यु के बाद कालियादह महल उनके बेटे महाराज जिवाजीराव और फिर पोते श्री माधवराव सिंधिया को विरासत में मिला। किंतु सिंधिया राज परिवार में 1980 में प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ और कालियादह महल आ गया राजमाता विजयराजे सिंधिया के हिस्से में। राजमाता को यहाँ की एंशिएंट हिस्ट्री और ट्रेडिशन में गहरी आस्था थी। उनका मानना था कि इस आइलैंड से एंशिएंट कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। कर्क रेखा यानी कि सूर्य के उत्तरायण की सीमा रेखा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर की स्थापना की, जिसके लिए वो वर्षों से प्लान कर रही थी। ओम भास्कराय नमः। हालांकि इसके पर्शियन आर्किटेक्चर में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि ये संस्कृत के विद्वान महाकवि कालिदास की कर्म भूमि थी। उनकी इच्छा थी कि संस्कृत भाषा के लिए यहाँ एक गुरुकुल बनाया जाए, किंतु राजनीतिक व्यस्तता के कारण उनके जीवन काल में उनका सपना पूरा नहीं हुआ और 2001 में वो भी चल बसी। राजमाता के साथ ही चल बसी इस जगह की गरिमा। ये कुंड अब धोबी घाट बन चुके हैं। पानी तो खैर बारिश में फिर भर जाएगा, लेकिन ये महल जो हर साल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा है, उसे अब कोई बचाने वाला नहीं है। ये धीरे धीरे मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है और मलबा उठाने वाला भी कोई नहीं है। जो साबुत हिस्से हैं उनको बचाने के लिए सिंधिया ट्रस्ट ने अपने पूरे संसाधनों का इस्तेमाल करके 4 चीजें की हैं। 1, इस तरह के टेके लगा दिए हैं। 2, मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है। 3, ये बैनर छपवा कर टांग दिया है। और 4, सारे दरवाजों को ऐसे लकड़ी के पट्टियों से सील कर दिया है। जिज्ञासु लोगों पर दया दृष्टि दिखाते हुए अंदर झांकने की दरार छोड़ दी है और कहीं कहीं पर झांकने से ऐसा छिपा हुआ खजाना भी दिखता है। सिर्फ एक ही एंट्रेंस खुला हुआ है, वो है मंदिर का द्वार, और मंदिर की सैंक्टिटी का ध्यान तो रखना ही था। और महल की खूबसूरती को नजर से बचाने के लिए मेन गेट पर काले टीके के तौर पर ये टंकियां भी रख दी गई है। वैसे यहाँ जितने श्रद्धालु आते हैं उससे कहीं ज्यादा आते हैं लैला मजनू। ये चाहे अकेले आए या जोड़े से, अपनी एंट्री किए बिना वापस नहीं जाते। और जिन मजनुओं को लैला नहीं मिलती वो कानून बनाकर चले जाते हैं। ये पिंक सैंडस्टोन की दीवारें सबके लिए एक बड़ी गेस्ट बुक का काम करती है। और शाही मेहमानों के लिए जो इंपीरियल बंगलो बनाया था उसका क्या हुआ? आपको जानकर खुशी होगी कि ये अब इस देश की सिनेमा इंडस्ट्री को समर्पित है। यह बंगलो अब हॉरर फिल्म्स की शूटिंग का सेट बन चुका है। वैसे ये कभी सूना नहीं रहता। शहर के टपोरी और नशेड़ी इसे हमेशा आबाद रखते हैं। यहाँ पर एक बड़े मकड़ी के जाले की कमी है जो आर्ट डायरेक्टर पूरी कर ही देगा। साल में किसी भी समय आइए, कुंड के किनारे आपको कपड़ों और जूतों की मॉनसून सेल लगी हुई मिलेगी। कपड़े डोनेट करने वालों का यहाँ और भी योगदान है। पुरानी इंजीनियरिंग से जो वाटर सर्कुलेशन सिस्टम बनाया था उसका ऐसा अद्भुत श्रृंगार कर दिया है और कुंडों को साबुन के झाग से भरे हुए हम्माम में तब्दील कर दिया है। खैर मजाक बहुत हुआ। विडंबना यह है कि जिस कोठी पैलेस को महाराज माधवराव ने ठुकरा दिया था वह आज उज्जैन की शान है। इस हेरिटेज बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और कलेक्ट्रेट चलता है, लेकिन महाराज का प्यारा ज़ैनाडू आखिरी सांसें ले रहा है।
अब इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे ब्रह्म कुंड कहें, मुगल रिसोर्ट कहें या ज़ेनेडू कहें, इसका उद्धार तो तभी होगा जब इसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिलेगा। तो कैसे लगी कालियादह महल की कहानी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो किस प्लेस या इवेंट पर देखना चाहेंगे वो भी मुझे बताइए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।